यह कहानी एक असहाय भारतीय सेना के जनरल की है जो जंगल में हिलने डुलने में असमर्थ थे। उनका शरीर एक विशाल पेड़ की जड़ों के बीच की खाई में फंस गया था। उनका पैर एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था और हल्की बारिश से जमीन और भी फिसलन भरी हो गई थी। जनरल विक्रम सिंह ने उठने की कोशिश की, लेकिन एक तेज दर्द की लहर ने उनकी सांस रोक दी। वे जानते थे कि समय उनके पक्ष में नहीं था। रात होने वाली थी, तापमान गिरने लगा था और जंगल के जानवर भोजन की तलाश में बाहर निकलने लगे थे। इस बीच पहाड़ी की ढलान पर फिसलने के दौरान गिरने से उनका संचार रेडियो टूट गया था। सैनिकों की कोई आवाज नहीं, कोई सिग्नल नहीं और मदद आने का कोई संकेत नहीं था। उस घोर सन्नाटे में गीले पत्तों की सरसराहट के बीच केवल उनके दिल की धड़कन ही स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उस निराशा के बीच पेड़ों के पीछे से एक छोटा लड़का प्रकट हुआ। वह दुबला पतला था, साधारण कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में बेअंत का एक छोटा पिंजरा था। पिंजरे के अंदर एक सफेद कबूतर शांति से बैठा था। उसके पंख गीले थे, लेकिन वह फिर भी मजबूत दिख रहा था। लड़के ने बिना किसी डर के जनरल की ओर देखा, मानो वह जंगल में ऐसी अजीब स्थितियों का आदी हो। साहब, आप घायल लग रहे हैं, उसने धीरे से कहा। जनरल इतने छोटे बच्चे का साहस देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़का बस मुस्कुराया और अपना छोटा पिंजरा ऊपर उठाया। मेरे पास एक कबूतर है। यह पक्षी हमेशा घर लौट आता है, या जहां मैं इसे जाने का आदेश देता हूं वहां चला जाता है। अगर आपको मदद चाहिए तो मैं इसे एक संदेश लेकर भेज सकता हूं। जनरल ने नई उम्मीद के साथ उस कबूतर को देखा। कमजोर होने के बावजूद उनमें अभी भी इतनी ताकत थी कि वे उस बच्चे द्वारा दिए गए कागज के टुकड़े पर एक आपातकालीन कोड लिख सकें। तेज होती बारिश में उन्होंने मुख्यालय भेजने के लिए एक संक्षिप्त संदेश लिखा। लड़के ने फुर्ती से संदेश को कबूतर के पैर में बांधा, पिंजरे का दरवाजा खोला और उसे धुंध से भरे अंधेरे आसमान में छोड़ दिया। कबूतर ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और पेड़ों के पीछे गायब हो गया। जनरल ने उसे जाते हुए देखा, यह उम्मीद करते हुए कि यह उनकी आखिरी उम्मीद न हो। बारिश कम होने लगी, लेकिन हवा अपने साथ हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक ले आई। जनरल ने अपनी चेतना बनाए रखने की कोशिश की, जबकि वह छोटा लड़का पास ही रहा, बची हुई पानी की बूंदों से बचाने के लिए एक बड़े पत्ते को ढाल की तरह पकड़े हुए। उस पक्षी को मुख्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा? जनरल ने कमजोर होती आवाज में पूछा। लड़के ने अंधेरे होते आसमान की ओर देखा। अगर हवा शांत है तो शायद 1 घंटा, लेकिन अगर फिर से बिजली चमकी तो इसमें ज्यादा समय लग सकता है। यह जवाब कुछ हद तक सुकून देने वाला था। हालांकि यह डर बना रहा कि मदद शायद देर से पहुंचे। जनरल ने पत्थर में फंसे अपने पैर की स्थिति का आकलन करने की कोशिश की। तेज दर्द से पता चल रहा था कि वे खुद हिल नहीं पाएंगे, कम से कम जब तक बचाव दल नहीं आ जाता। लड़का एक बड़ी जड़ पर बैठ गया, अपने घुटनों को पकड़े हुए, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा सतर्क थीं। साहब, आप यहां अकेले हैं, आप कैसे गिर गए? उसने अचानक पूछा। जनरल ने एक गहरी सांस ली, अपनी याददाश्त इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए। उन्होंने बताया कि वे कल सुबह एक बड़े ऑपरेशन के लिए जंगल के रास्ते का निरीक्षण कर रहे थे, जब अचानक एक छोटा भूस्खलन हुआ जिससे वे लुढ़क गए और अपनी टुकड़ी से अलग हो गए। रेडियो टूट गया, कंपास गिर गया और वे केवल एक सुरक्षित स्थान खोजने की कोशिश कर रहे थे जब तक कि उनका पैर फंस नहीं गया। लड़का बड़ी बड़ी आंखों से सुनता रहा, मानो वह एक ऐसी दुनिया की कहानी सुन रहा हो जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या आप जनरल साहब बहुत जरूरी आदमी हैं? लड़के ने मासूमियत से पूछा। जनरल केवल कमजोरी से मुस्कुराए। जरूरी यह है कि मेरे सैनिक सुरक्षित रहें, और अगर मैं यहां से बाहर निकल सका तो वही काफी होगा। लड़के ने धीरे से सिर हिलाया, फिर खड़ा हुआ और उस पत्थर की जांच की जिसने जनरल के पैर को फंसा रखा था। उसने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि उसका छोटा शरीर ऐसा करने में असमर्थ था। फिर भी वह पसीना बहाते हुए कोशिश करता रहा और बार बार लंबी सांसें लेता रहा। जोर मत लगाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी, जनरल ने कहा। लड़का रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक मजबूत दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था, मानो वह उस जनरल को अकेले भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता था। उस सन्नाटे में दूर से जंगल के पक्षियों की आवाज सुनाई दी। छोटा लड़का तुरंत तेजी से मुड़ा,
अपनी आंखें सिकोड़कर। यह जंगल रात में इस तरह कभी कभी सुरक्षित नहीं होता, लेकिन जब तक मैं यहां हूं साहब, आप चिंता न करें। मुझे पता है कि कौन सी आवाजें खतरनाक हैं, उसने अपनी छोटी लकड़ी की छड़ी उठाते हुए कहा। जनरल को अजीब लगा, लेकिन वे प्रभावित भी हुए। इतना छोटा बच्चा जंगल को किसी भी ऐसे व्यक्ति से बेहतर जानता था जिससे वे कभी मिले थे। वे केवल यह उम्मीद कर सकते थे कि कबूतर तेज से उड़े, क्योंकि भले ही वे मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे थे, समय उन पर भारी पड़ता जा रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, मानो जंगल जानबूझकर हर पल को रोक रहा हो। जनरल को ऊर्जा की कमी के कारण भारी नींद आने लगी थी, लेकिन छोटा लड़का उन्हें जगाए रखने के लिए लगातार बातें करता रहा। साहब, अभी मत सोइए। अगर आप सो गए तो मुझे डर है कि आप और कमजोर हो जाएंगे। उसने पास आने वाले कीड़ों को हटाने के लिए सूखी टहनियों को हिलाया। पत्तों के बीच से आती मंद रोशनी ने जंगल को एक अंधेरे मैकुंग जैसा बना दिया था, लेकिन लड़का बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वह कभी कभी आसमान की ओर देखता, मानो अपने कबूतर के लौटने का समय गिन रहा हो। जनरल ने टिके रहने की कोशिश की। क्या तुम इसी जंगल में रहते हो? उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। लड़के ने सिर हिलाया। जंगल के किनारे। मेरे पिता के पास पहले बहुत सारे कबूतर थे, लेकिन एक बड़ी बाढ़ के बाद केवल एक ही बचा। यही वह पक्षी है जो तेज हवाओं में बह जाने के बाद भी हमेशा घर का रास्ता खोज लेता है। यह सुनकर जनरल को लगा कि एक मजबूत कारण है कि क्यों इतना छोटा बच्चा खतरे का सामना इतने शांत भाव से कर रहा है। नुकसान ने उसे और मजबूत बना दिया था। तुम महान हो, जनरल ने धीरे से कहा। लड़के ने तेजी से अपना सिर हिलाया। साहब, महान तो मेरा कबूतर है। वह जल्दी सीखता है, यहां तक कि दूर दराज की जगहों को भी पहचान सकता है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक टहनी टूटने की तेज और नजदीकी आवाज आई। लड़के ने तुरंत अपना हाथ उठाया, जनरल को चुप रहने का इशारा करते हुए। वह झुका, ध्यान से सुनने लगा और फिर एक छोटा पत्थर उठाया। जनरल ने हवा में तनाव महसूस किया। वह एक जंगली सूअर की आवाज है, लड़के ने फुसफुसाया। वे बारिश थमने के बाद बाहर निकलना पसंद करते हैं। जनरल अच्छी तरह जानते थे कि वह जानवर कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर बिना किसी सुरक्षा के एक छोटे बच्चे के लिए। पेड़ पर चढ़ जाओ, मुझे यहीं रहने दो, जनरल ने कहा। भले ही उन्हें पता था कि वे कुछ नहीं कर सकते, लड़के ने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं, साहब को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। झाड़ी फिर से हिली। तेजी से लड़का जनरल के सामने खड़ा हो गया, अपने हाथ में छोटी छड़ी से उनकी रक्षा कर रहा था। फिर अचानक उसने एक छोटी सी सीटी बजाई, एक अजीब तीखी आवाज जो कई दिशाओं में गूंज उठी, जैसे कोई विशेष बुलावा हो। जंगल अचानक शांत हो गया, यहां तक कि हिलती हुई टहनी भी अचानक रुक गई। कुछ सेकंड बाद आवाज का स्रोत धीरे धीरे दूर चला गया, जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। जनरल हैरान थे। तुमने अभी क्या किया? लड़के ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। पिताजी ने मुझे उन आवाजों की नकल करना सिखाया जिनसे जंगली जानवर डरते हैं। उन्हें लगता है कि यहां उनसे भी बड़ा कोई है। जनरल चुपचाप प्रशंसा और भावना से भर गए। अपनी सीमाओं के बीच वह छोटा बच्चा ही उनका रक्षक बन गया था। धन्यवाद, उन्होंने ईमानदारी से कहा। लड़के ने बस सिर हिलाया, फिर दोबारा आसमान की ओर देखा। अगर मेरा कबूतर मुख्यालय पहुंच गया है तो सैनिक अब तैयारी कर रहे होंगे। साहब, आपको बस थोड़ी और देर मजबूत रहना होगा। हवा की आवाज धीरे से गूंज रही थी, लेकिन जनरल के दिल में एक उम्मीद की किरण जगने लगी थी कि वह रात उनके लिए अंत नहीं होगी। रात और गहरी होती गई, अपने साथ त्वचा में चुभने वाली नम हवा लेकर आई। जनरल धीरे धीरे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने कमजोरी न दिखाने की कोशिश की ताकि लड़का भी चिंतित न हो। छोटा लड़का फिर से उनके पास बैठ गया। ठंडी हवा के बहाव को रोकने के लिए कुछ सूखी पत्तियां उठाकर जमीन की दरारों पर रख दी। अगर साहब को ठंड लग रही है, उसने कहा, तो मैं गीली लकड़ी से एक छोटा अलाव जला सकता हूं। उसने जमीन थपथपाते हुए कहा। जनरल थोड़ा मुस्कुराए। तुमने पहले ही बहुत मदद कर दी है, मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। ऐसा कहने के बावजूद आकटी, सौमा, मात्रा, जान, मात्रा, उनका मन लगातार यह उम्मीद कर रहा था कि कबूतर जितनी जल्दी हो सके उड़े। जनरल को जगाए रखते हुए लड़के ने अपने कबूतर की आदतों के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि कैसे पक्षी हवा की दिशा का अनुसरण कर सकता है, जमीन की गंध को पहचान सकता है और यहां तक कि उन मनुष्यों की आवाजों में भी अंतर कर सकता है
जिनसे वह पहले मिल चुका हो। जनरल ने पूरा ध्यान लगाकर सुना, मानो वह कहानी उस रात के जंगल के डरावने खालीपन को भर रही हो। वह पक्षी कभी रास्ता नहीं भटकता, लड़के ने गर्व से कहा। अगर वह देर से घर आता है तो इसका मतलब है कि वह हवा की दिशा का निरीक्षण करने के लिए थोड़ी देर रुका था। इन शब्दों ने जनरल को थोड़ी राहत दी, हालांकि चिंता अभी भी बनी हुई थी। कुछ मिनटों के बाद कीड़ों की आवाज अचानक कम हो गई। जो सन्नाटा छाया वह अजीब सा लगा, जैसे कोई संकेत हो कि कुछ पास आ रहा है। लड़के ने तुरंत अपना चेहरा उठाया, उसकी आंखें तेजी से चारों ओर देखने लगीं। साहब, घबराइए नहीं, उसने धीरे से फुसफुसाया। लगता है पेड़ों के ऊपर कुछ है। जनरल ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण वे केवल अपना सिर थोड़ा ही झुका सके। ऊंची शाखाओं पर एक हल्की सी हलचल सुनाई दी, जिसके बाद भारी रुक रुक कर सांस लेने की आवाज आई। बाघ? जनरल ने लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में पूछा। लड़के ने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि उसका चेहरा तनावग्रस्त था। नहीं, आवाज हल्की है लेकिन तेज है, शायद कोई बड़ा लंगूर है। वह आवाज और करीब और स्पष्ट होती गई। छोटा लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपनी छड़ी उठाई और फिर जमीन पर एक रेखा खींची। एक गोलाकार चिन्ह जिसके चारों ओर कई छोटी रेखाएं थीं। यह उन्हें डराने के लिए है, उसने जनरल के पूछने से पहले ही तेजी से कहा। उसने अपनी उंगली गीली मिट्टी में डुबोई और फिर पेड़ के तने पर एक और रेखा खींची। जब वह प्राणी अंततः सबसे निचली शाखा पर दिखाई दिया तो घने काले बाल और मंद रोशनी में चमकती आंखें दिखाई दीं। लड़के ने जोर से सीटी बजाते हुए पेड़ के तने को थपथपाया। उस सीटी की आवाज के बाद जंगल के दूसरी तरफ से एक धीमी गुर्राहट आई। पता नहीं किस जानवर की थी, लेकिन यह उस बालों वाले प्राणी को देखने, गुर्राने और फिर वापस ऊपर चढ़कर गायब हो जाने के लिए काफी थी। लड़के ने राहत की सांस ली। वे आमतौर पर दूसरे जंगल से खतरे की आवाज सुनकर डर जाते हैं। जनरल ने प्रशंसा में सिर हिलाया। तुम तो जंगल के एक छोटे रक्षक की तरह हो। लड़के ने थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजर तुरंत अंधेरे आसमान की ओर लौट गई। अगर मेरा कबूतर मुख्यालय के पास पहुंच गया है तो शायद अतिरिक्त सैनिक अब रास्ते में होंगे। हमें बस थोड़ी और देर टिकना होगा। रात की आवाजें धीरे धीरे वापस आने लगीं, मानो जंगल ने उस छोटे बच्चे के साहस को स्वीकार कर लिया हो। जनरल ने दर्द को सहने की कोशिश की, उस लड़के को गहरी होती श्रद्धा से देखते हुए। उन्हें एहसास हुआ कि उस लड़के की उपस्थिति के बिना शायद उन्होंने बहुत पहले ही उम्मीद खो दी होती। रात की हवा शांत हो गई, लेकिन ठंडक अभी भी चुभ रही थी। जनरल को अपना शरीर भारी महसूस होने लगा, जैसे उनके सीने पर कोई बड़ा बोझ रखा हो। छोटे लड़के ने यह महसूस किया और तुरंत अपने छोटे थैले से एक फटा हुआ कपड़ा निकाला। उसने उसे जनरल के कंधे पर रख दिया ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। साहब को होश में रहना होगा। मेरा कबूतर जरूर मुख्यालय के पास पहुंच गया होगा, उसने ऐसी आवाज में कहा जो आत्मविश्वास से भरी लगने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसकी आंखों में चिंता दिख रही थी। जनरल ने धीरे से सिर हिलाया, अपनी अस्थिर सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। उनके दिमाग में अपने सैनिकों के चेहरे घूम रहे थे, जो शायद अब तैयार खड़े होंगे, यह जाने बिना कि उनका कमांडर जंगल के अंधेरे में फंसा हुआ है। चिंता को दूर करने के लिए लड़के ने जनरल के बगल में मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, एक छोटा सा गड्ढा बनाते हुए। पिताजी कहते थे कि अगर रात बहुत ठंडी हो तो एक हवा का गड्ढा बनाओ, जमीन तापमान को रोक सकती है। उसने जनरल को अपना शरीर थोड़ा हिलाने के लिए कहा ताकि वे गड्ढे के करीब आ सकें। हालांकि वे केवल कुछ सेंटीमीटर ही हिले। दर्द आग की एक लपट जैसा था। जनरल ने अपनी चीख को रोकते हुए दांत भींच लिए, लेकिन लड़के ने जल्दी से उनके कंधे को सहारा दिया ताकि उनका शरीर अचानक गिर न जाए। धीरे धीरे साहब, हम जल्दी में नहीं हैं। जल्दी में तो बस मेरा कबूतर है, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, स्थिति को हल्का बनाने की कोशिश करते हुए। जनरल की स्थिति थोड़ी बेहतर होने के बाद लड़का बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ सुन रहा हो। मुझे दूर से एक छोटी सी धमक जैसी आवाज सुनाई दे रही है, वह बड़बड़ाया। जनरल ने अपने कान तेज किए, लेकिन उन्हें केवल हवा और रात के कीड़ों की आवाज ही सुनाई दी। कैसी धमक? उन्होंने पूछा। लड़के ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। शायद आपके सैनिकों की आवाज हो। अगर उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। आमतौर पर बहुत से लोगों के कदमों की आहट दूर से एक भारी लय की तरह सुनाई देती है, जो जमीन के माध्यम से फैलती है। जनरल इस पर विश्वास करना चाहते थे,
लेकिन उन्हें संदेह था कि यह केवल उस छोटे लड़के की कल्पना थी या वास्तव में एक वास्तविक संकेत था। फिर भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण फिर से उभरी। कुछ मिनट बाद पूर्व की ओर से एक पक्षी की धीमी तीखी आवाज सुनाई दी। लड़का तुरंत खड़ा हो गया, तेजी से मुड़ा। यह मेरे कबूतर की आवाज नहीं है, लेकिन वह आमतौर पर घर के पास होने पर संकेत देता है। जनरल ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें यकीन है? लड़के ने दृढ़ता से सिर हिलाया। कबूतर अपने साथियों को बुलाने के लिए एक दूसरे की आवाज की नकल करते हैं। शायद वह साहब के मुख्यालय में उतरने का रास्ता खोज रहा है। हालांकि आवाज अभी भी धीमी थी। यह जनरल को गर्म महसूस कराने के लिए काफी थी, मानो उनके सीने पर से बोझ थोड़ा हट गया हो। लड़के ने फिर अपनी छड़ी ली और उसे जमीन में गाड़ दिया, एक निशान छोड़ते हुए, ताकि बाद में सैनिकों को उन्हें खोजने में आसानी हो। साहब, बस थोड़ी और देर टिके रहिए। अगर मेरा कबूतर पास आ गया है तो इसका मतलब है कि आपका संदेश जरूर पढ़ लिया गया है। वे जरूर आएंगे, लड़के ने एक संक्रामक आत्मविश्वास के साथ कहा। जनरल ने एक लंबी सांस ली, अंधेरे आसमान को देखते हुए जो अब थोड़ा और विशाल लग रहा था। किसी कारण से उस जड़ की खाई में गिरने के बाद पहली बार उन्हें वास्तव में विश्वास हुआ कि वे शायद उस रात बच जाएंगे। रात का सन्नाटा धीरे धीरे एक नए तनाव में बदल गया जब हवा उत्तर से धुएं की हल्की गंध लेकर आई। जनरल ने अपना चेहरा उठाया और स्पष्ट रूप से सूंघने की कोशिश की। तुम्हें वह गंध आ रही है? उन्होंने फुसफुसाया। छोटे लड़के ने तेजी से सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, यह मशालों से निकलने वाली आग की गंध है। यह जंगल आमतौर पर बिना रोशनी के अंधेरा रहता है। अगर आग है तो इसका मतलब है कि इंसान चल रहे हैं। उसके शब्दों ने जनरल को चौंका दिया। आग का मतलब लोग और लोगों का मतलब उम्मीद, जो और करीब आ रही थी। लेकिन लड़के ने सावधानी भरे लहजे में जोड़ा, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि वे अच्छे लोग हैं या बुरे। हमें चुप रहना होगा। लड़का फिर झाड़ियों के पीछे रेंग कर गया, स्थिति की जांच करते हुए, जबकि जनरल अंधेरे में इंतजार कर रहे थे। उसके पैरों के नीचे पत्तों की आवाज धीमी थी, जिससे पता चलता था कि वह रात में जंगल में चलने का बहुत आदी था। थोड़ी देर बाद वह थोड़ी हांफती हुई सांसों के साथ वापस आया। साहब, बहुत से भारी नियमित कदमों की आवाज आ रही है, जैसे किसी सेना की टुकड़ी की। जनरल की धड़कन बढ़ गई। शायद वे ही हैं, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह से यकीन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लड़का फिर से उनके पास बैठ गया, खुद को शांत करते हुए, और फिर कहा, अगर वे वास्तव में आपके सैनिक हैं तो उनके पास संचार उपकरण होंगे। वे एक ध्वनि कोड के साथ बुलाएंगे। कुछ मिनट बीत गए और अचानक 3 जोरदार दस्तकें सुनाई दीं, जैसे किसी बंदूक के बट से पेड़ के तने पर मारा गया हो। जनरल ने तुरंत उस पैटर्न को पहचान लिया। खोज दल की उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए एक संक्षिप्त कोड। वे जवाब देना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। वे ही हैं, उन्होंने लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में कहा। छोटे लड़के ने जनरल के चेहरे को देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसी पैटर्न में पेड़ के तने पर दस्तक दी। जवाब तुरंत आया, इस बार और करीब से। जनरल के सीने में उम्मीद की एक मजबूत लहर दौड़ गई, जिसने उस ठंडक को दूर कर दिया जो घंटों से उनके शरीर को जकड़े हुए थी। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह से राहत महसूस कर पाते, पीछे से एक जोरदार टूटने की आवाज आई। सैनिकों के आने की दिशा से ज्यादा दूर, जैसे कुछ दूर भाग रहा हो, टहनियों से टकरा रहा हो और फिर अंधेरे में गायब हो गया हो। लड़का तनाव में आ गया। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा था, उसने धीमी आवाज में कहा। जनरल ने उसे चिंता से देखा, लेकिन लड़के ने जल्दी से जोड़ा, लेकिन वे आपके सैनिक पास आ गए हैं। अब हम सुरक्षित हैं। मशालों से प्रकाश की कुछ किरणें पेड़ों के बीच दिखाई देने लगीं। भारी कदमों की आवाज पास आई, साथ में एक कोड कॉल भी सुनाई दी, जिसका इस्तेमाल केवल भारतीय सेना के सैनिक ही करते थे। जनरल ने अपने सीने में एक ऐसी भावना से जकड़न महसूस की जो बहुत बड़ी थी। राहत, कृतज्ञता और साथ ही अविश्वास कि वे उस क्षण तक जीवित थे। छोटा लड़का उनके बगल में सीधा खड़ा था, एक छोटे रक्षक की तरह जो उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। साहब, जल्द ही वे हमें देख लेंगे, लड़के ने धीरे से कहा। जनरल ने उसे देखा और फिर एक भारी अर्थपूर्ण आवाज में कहा, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं अब तक जीवित नहीं रहता। लड़का मुस्कुराया और सिर झुका लिया।
मानो वह प्रशंसा उसके लिए बहुत बड़ी हो। और उस अंधेरे के बीच जो धीरे धीरे सैनिकों की मशालों से रोशन हो रहा था, जनरल जानते थे कि उस रात का चमत्कार आसमान से नहीं बल्कि एक सफेद कबूतर वाले एक छोटे लड़के के साहस से आया था। मशालों की रोशनी और पास आ गई। चमत्कार करता है एक छोटे लड़के, पेड़ों की छाया को उजागर करते हुए, जो अब तक एक अंतहीन अंधेरी दीवार की तरह लग रही थी। कुछ सैनिक पहले दिखाई दिए। उनके चेहरे तनावग्रस्त थे लेकिन पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही उन्होंने जनरल को पत्थर के नीचे दबे पैर के साथ लेटे हुए देखा, उन्होंने तुरंत अपने कदम तेज कर दिए और एक आपातकालीन संकेत दिया। जनरल मिल गए। पैर में चोट, संभवतः फ्रैक्चर, उनमें से एक चिल्लाया। वह आवाज तेजी से एक सैनिक से दूसरे सैनिक तक गूंज गई, जैसे एक कनेक्शन जो बजने का लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। दो सैनिक तुरंत जनरल के पास बैठ गए। एक छोटी टॉर्च से उनके पैर की स्थिति की जांच करने लगे। इस बीच एक अधिकारी जो उस छोटे लड़के को पहचानता था, हैरान खड़ा रह गया। यह कौन है? अधिकारी ने पूछा। जनरल ने धीरे धीरे उस लड़के की ओर देखा। यह मेरा बचाने वाला है। छोटा लड़का चुपचाप खड़ा रहा, शर्म से सिर झुकाए। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक कबूतर वाला बच्चा उनके घंटों से लापता जनरल को खोजने की कुंजी बन सकता है। उसके कबूतर ने संदेश भेजा, जनरल ने थकी हुई आवाज में जोड़ा। लड़का बस छोटा सा सिर हिलाकर अपने अब खाली पिंजरे को गले से लगा लिया। एक आपातकालीन स्ट्रेचर तुरंत तैयार किया गया। सैनिकों ने विशेष तकनीक का उपयोग करके जनरल के पैर को फंसाने वाले पत्थर को तेजी से हटाया ताकि चोट और न बढ़े। जैसे ही पत्थर हटा, जनरल ने दर्द को सहते हुए अपने दांत भींच लिए। छोटे लड़के ने भी उनके कंधे को पकड़ लिया ताकि स्ट्रेचर पर ले जाते समय जनरल गिर न जाएं। धीरे धीरे साहब, लड़के ने कोमल आवाज में कहा। जनरल ने उसे एक पल के लिए देखा, उस बच्चे से निकलने वाली एक असाधारण शांति को महसूस करते हुए, मानो वह ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही पैदा हुआ हो। जब स्थिति नियंत्रण में आने लगी तो एक सैनिक ने छोटे लड़के को बुलाया। चलो, हमारे साथ पोस्ट पर चलो, हम तुम्हें बाद में घर छोड़ देंगे। रात में इस तरह जंगल सुरक्षित नहीं है। लेकिन लड़के ने धीरे से सिर हिलाया। मेरा घर यहां से पास है, मैं बड़े रास्तों से बेहतर छोटे रास्ते जानता हूं। सैनिक बहस करने वाला था, लेकिन जनरल ने अपना हाथ उठाया। उसे जाने दो, वह इस जंगल को हम सबसे बेहतर जानता है। लड़का थोड़ा मुस्कुराया, सम्मानित महसूस करते हुए। इससे पहले कि काफिला उस जगह से निकलता, लड़का पास आया और जनरल के सीने पर कंबल ठीक किया। साहब, जल्दी ठीक हो जाइए। अगर आपको फिर कभी मदद की जरूरत हो तो मैं अपने कबूतर को फिर से प्रशिक्षित कर सकता हूं। उसने स्ट्रेचर के किनारे को हल्के से थपथपाते हुए कहा। जनरल ने उन मासूम शब्दों को सुनकर अपने सीने में एक गर्मजोशी महसूस की। तुम सिर्फ एक मददगार नहीं हो, तुम आज रात मेरे भाग्य का हिस्सा हो। जनरल ने एक भारी लेकिन सच्ची आवाज में जवाब दिया। सैनिक चलने लगे, स्ट्रेचर को सावधानी से एक सुरक्षित रास्ते से उठाते हुए। मशालें एक नियमित क्रम में चल रही थीं, जैसे छोटे सितारों की एक पंक्ति जो अंधेरे को भेद रही हो। छोटा लड़का अपनी जगह पर खड़ा रहा, उन्हें दूर जाते हुए देखता रहा, जबकि रात की हवा उसके गीले बालों को लहरा रही थी। और इस सब के पीछे जनरल जानते थे कि तनाव से भरी यह रात की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें अभी भी शब्दों से कहीं ज्यादा बड़े तरीके से धन्यवाद कहना था। निकासी बिंदु तक की यात्रा में काफी समय लगा, क्योंकि जंगल का इलाका अभी भी बारिश से फिसलन भरा था। सैनिकों ने स्ट्रेचर को सावधानी से उठाया, जबकि जनरल अपने पैर में उठने वाले दर्द के बावजूद होश में रहने की कोशिश कर रहे थे। हर बार जब स्ट्रेचर थोड़ा झुकता तो वे दांत भींच लेते, लेकिन उनका ध्यान उस छोटे लड़के की छवि पर लगा हुआ था। वे अपनी हैरानी दूर नहीं कर पा रहे थे। कैसे एक साधारण जीवन जीने वाला, बिना किसी सुरक्षा के एक बच्चा रात के जंगल का इतनी बहादुरी और बुद्धिमानी से सामना कर सकता था, जो प्रशिक्षित सैनिकों को भी सतर्क कर देता था। एक अधिकारी स्ट्रेचर के बगल में चल रहा था, तेजी से रिपोर्ट कर रहा था। जनरल, कबूतर का संदेश हमें 2 घंटे पहले मिला था। हमने तुरंत 3 खोज दल बनाए। वह कबूतर सीधे संचार पोस्ट के सामने उतरा। जनरल ने धीरे से सिर हिलाया। अविश्वसनीय, उस पक्षी के बिना तुम लोग शायद अभी भी जंगल के पश्चिमी हिस्से में खोज कर रहे होते। अधिकारी गर्व से मुस्कुराया, हालांकि उसकी मुस्कान उस छोटे लड़के के लिए ज्यादा थी जो उनके बीच नहीं था। वह पक्षी बहुत पालतू था,
साहब, इतने सारे लोगों के बावजूद वह डरा हुआ नहीं लग रहा था, जैसे उसे पता हो कि उसे क्या करना है। काफिला जंगल के एक अधिक खुले क्षेत्र में पहुंचा। वहां एक सामरिक वाहन से आने वाली सर्च लाइटें चमक रही थीं, जो अभी भी लटकी हुई पतली धुंध को भेद रही थीं। मेडिकल टीम पहले से ही इंतजार कर रही थी। जनरल को मुख्यालय ले जाने से पहले उनके घाव को स्थिर करने के लिए उपकरण लेकर उन्होंने तुरंत जनरल के पैर की जांच की, एक पट्टी बांधी और एक दर्द निवारक इंजेक्शन दिया। जनरल के शरीर में धीरे धीरे एक गर्माहट फैलने लगी, जिससे उनका दिमाग पिछले कुछ घंटों की तुलना में अधिक स्पष्ट हो गया। लेकिन भले ही उनके शरीर को राहत मिलने लगी थी, उनका दिल एक मजबूत विचार से भरा हुआ था। उस छोटे लड़के को अकेले अंधेरे जंगल में घर नहीं जाने देना चाहिए। जनरल ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों में से एक को बुलाया। उस लड़के को ढूंढो, वह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं होगा जहां हम मिले थे। सैनिक सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से छोटे कदमों की आवाज आई। छोटा लड़का प्रकट हुआ, हाथ में खाली बेंत का पिंजरा लिए, और जब उसने जनरल को इलाज करवाते देखा तो मुस्कुराया। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि साहब सच में सुरक्षित हैं, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। सैनिक हैरानी से मुड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़का इतनी दूर तक उनका पीछा करेगा। जनरल ने उसे एक अवर्णनीय कृतज्ञता के साथ देखा। तुम्हें अब तक घर पर होना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। लड़के ने कंधे उचकाए। मैं तब तक नहीं जाना चाहता था जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि साहब सुरक्षित हैं। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उन्होंने जनरल के दिल पर किसी बहुत बड़ी चीज की तरह चोट की। मेडिकल टीम ने अपनी जांच पूरी की और अधिकारी ने संकेत दिया कि जनरल वाहन में ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाने से पहले जनरल ने लड़के को एक बार फिर बुलाया। कल मुख्यालय आना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लड़के ने एक पल के लिए उसे संकोच से देखा, लेकिन अंत में सिर हिला दिया। ठीक है साहब, जब मेरा कबूतर घर लौट आएगा मैं आ जाऊंगा। रात की धीमी हवा के साथ काफिला जंगल से निकल गया, जबकि छोटा लड़का धीरे धीरे अंधेरे में वापस गायब हो गया। एक छोटी सी छाया की तरह जो हमेशा जानती थी कि कब प्रकट होना है और कब चले जाना है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें TNI मुख्यालय की खिड़की से अंदर आईं, उस कमरे को रोशन करते हुए जहां जनरल का इलाज चल रहा था। हालांकि वे अभी भी पैर में पट्टी बांधे लेटे हुए थे। उनका मन पिछली रात की तुलना में बहुत हल्का था। वे किसी का इंतजार कर रहे थे, वह छोटा लड़का जो उनके जीवित रहने का कारण बन गया था। कई सैनिक कमरे में आते जाते रहे, संक्षिप्त रिपोर्ट देते रहे, लेकिन जनरल का ध्यान केवल एक चीज पर था, यह सुनिश्चित करना कि उस लड़के को वह सम्मान मिले जिसका वह हकदार था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। एक सैनिक अंदर आया और सलामी दी। जनरल, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। जनरल ने तुरंत उसे अंदर लाने का आदेश दिया। लड़का कमरे में कदम रखते हुए शर्मा रहा था, हाथ में बेंत का पिंजरा पकड़े हुए था, जिसमें अब उसका सफेद कबूतर था जो साफ सुथरा और शांत दिख रहा था। मेरा पक्षी आज सुबह घर लौट आया, उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। तो मैं आ गया, जैसा साहब ने कहा था। जनरल ने उसे पास आने का इशारा किया। तुमने कुछ ऐसा किया है जो हर कोई नहीं कर सकता। तुमने मेरी जान बचाई और साथ ही एक बड़े ऑपरेशन को भी बचाया जो चल रहा था। तुम्हारे संदेश के बिना मेरे सैनिक गलत दिशा में फैल जाते। लड़का सिर झुकाकर अपने कबूतर के सिर को सहलाने लगा। मैंने बस वही किया जो मैं कर सकता था। साहब, यह जंगल मेरा घर है, मैं नहीं चाहता कि वहां किसी को चोट पहुंचे। जनरल ने उसे देर तक देखा और फिर अपने सहायक को एक संकेत दिया। सहायक ने एक छोटा सा बक्सा खोला, जिसमें एक छोटा चांदी के रंग का पदक था। यह आमतौर पर बचाव कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को दिया जाता था। यह तुम्हारे लिए है, जनरल ने कहा। लड़के की आंखें बड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी खास चीज मिलेगी, लेकिन मैं तो बस एक छोटा बच्चा हूं साहब। जनरल मुस्कुराए। ठीक इसीलिए कि तुम एक बच्चे हो, तुम्हारी बहादुरी बहुत बड़ी है। दूसरे सैनिक भी उस मासूम भाव को देखकर मुस्कुराए। लड़के ने दोनों हाथों से वह पदक लिया, उसे अविश्वास से देखते हुए। उसके सफेद कबूतर ने धीरे से गुटरगू की, मानो समझ रहा हो कि उसके मालिक को सम्मान मिल रहा है। अगर किसी दिन आपको फिर से मेरी मदद की जरूरत हो या मेरे कबूतर की, तो बस बता दीजिएगा, उसने पूरी ईमानदारी से कहा।
जनरल थोड़ा हंसे। मुझे लगता है कि एक दिन तुम हम सबसे ज्यादा महान बनोगे। आखिरी बार धन्यवाद कहने के बाद लड़का घर जाने के लिए विदा हुआ। वह हल्के कदमों से मुख्यालय के प्रांगण से गुजरा, जबकि सैनिकों ने सम्मान के तौर पर उसे एक छोटी सी सलामी दी। जनरल ने दूर से देखा और अपने दिल में वे जानते थे कि खतरे से भरी वह रात हमेशा याद रखी जाएगी, डर के लिए नहीं, बल्कि एक सफेद कबूतर वाले एक छोटे लड़के की बहादुरी के लिए जो जंगल के अंधेरे में उम्मीद लेकर आया था।